हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में त्योहारों के जुलूस के दौरान नहीं कटेगी बिजली, झंडों की ऊंचाई करनी होगी कम। झारखंड में अब किसी भी पर्व या त्योहार के अवसर पर निकलने वाले जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। ये निर्णय झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 10 जून 2025 को पारित आदेश के बाद लिया गया है। इस आदेश के अनुपालन में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने आयोजकों, समितियों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नई एसओपी में कई अहम दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार शोभा यात्राओं में ले जाए जाने वाले झंडों की ऊंचाई अब अधिकतम 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट निर्धारित की गई है। यही सीमा उन वाहनों पर भी लागू होगी जिन पर झंडे या डीजे लगाए जाएंगे। ऊंचाई की तय सीमा का उल्लंघन करने पर आयोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी समितियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शोभायात्रा के दौरान पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर्स तैनात रहें। ये वॉलंटियर्स जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं पर नजर रखेंगे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था न हो। उल्लेखनीय है कि पूर्व में रामनवमी, सरहुल, मोहर्रम जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान जुलूस निकलने पर एहतियातन कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित की जाती थी। इससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। अब इस नई व्यवस्था के तहत लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और त्योहारों के दौरान भी बिजली सेवा बनी रहेगी। राजधानी रांची में बिछेगा फ्लाईओवरों का जाल, चौक चौराहे खूबसूरत और यातायात सुलभ होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राजधानी रांची के संवारने और सजाने का काम पथ निर्माण विभाग ने प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही रांची की यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परामर्शी एसएनयू और पथ निर्माण विभाग के फील्ड सर्वे डिवीजन एडवांस प्लानिंग सीडीओ द्वारा योजनाओं का खाका तैयार कर लिया गया है। इन योजनाओं के खाका के प्रारूप का जीवन 3D प्रस्तुतिकरण प्रधान सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बुधवार को प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रधान सचिव ने योजनाओं का डीपीआर जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें हरमू फ्लाईओवर का डीपीआर तैयार है, जल्द ही निविदा निकाली जाएगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ होते हुए चापू टोली तक लगभग 1.75 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। फ्लाईओवर की चौड़ाई जहां 10 मीटर होगी, वहीं पहले से नीचे जा रहे सड़क को भी 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे इस मार्ग पर आवागमन की दोहरी सुविधा मिल जाएगी। सड़क के दोनों तरफ ड्रेन, यूटिलिटी डक्ट रहेगा। नीचे की सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही ऊपर फ्लाईओवर पर पूरी तरह प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। दोनों किनारों पर नॉइस कैरियर यानी रेलिंग भी रहेगा। रामगढ़ में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, सिलाई सीखने जा रही 12 लड़कियां और ड्राइवर घायल, 5 की हालत गंभीर। रामगढ़ जिले में गिद्दी अरगड्डा मुख्य मार्ग पर बुधवार को एक बड़ी दुर्घटना हुई। सीसीएल अरगड्डा चेक पोस्ट के पास एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार सिलाई सीखने जा रही 12 लड़कियां और ड्राइवर घायल हो गए। घायलों को तत्काल सीसीएल अस्पताल नई सराय और सदर अस्पताल रामगढ़ में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में 10 घायलों का इलाज चल रहा है। इनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक घायल को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिलारी महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों की मदद की। सभी लड़कियां गिद्दी से रांची रोड स्थित सिलाई सेंटर जा रही थीं। दुबई में फंसे झारखंड के 15 मजदूर बोले न खाने के पैसे न रहने का किराया, वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में अपहरित बगोदर के 5 प्रवासी मजदूरों का अब तक कोई सुराग मिल भी नहीं पाया कि इसके भी झारखंड के 15 प्रवासी मजदूरों के दुबई में फंसे होने का मामला सामने आया है। दुबई में फंसे मजदूरों में 5 मजदूर बगोदर के भी शामिल हैं। मजदूरों ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल कर वहां फंसे होने की बात को साझा किया है। साथ ही सरकार से सहयोग की अपील की है। मजदूरों के दुबई में फंसे होने की सूचना मिलने पर उनके परिजन भी परेशान हैं। मजदूरों ने वीडियो के जरिए कहा कि वे टावर लेन में काम करने गए थे। 3 महीने से मजदूरी नहीं मिला है, जिससे खाने पीने को लाले पड़े हुए हैं। किराया नहीं देने पर मकान मालिक के द्वारा कमरा खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। झारखंड में प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और झारखंड सरकार से अपील की है कि इन मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस पहल की जाए। इससे पहले भी कई बार ऐसा मामला सामने आया है, जब प्रवासी मजदूर पैसे कमाने के लिए विदेश गए और वहां जाने के बाद उनका शोषण किया गया। काम करवाकर उन्हें पैसे नहीं दिए गए, बदहाली में वक्त गुजारने को मजबूर हो गए। झारखंड में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, 27, 28 और 29 जून को भी भारी बारिश। झारखंड के गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में आज गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आम लोगों से खराब मौसम रहने पर सतर्क और सावधान रहने को कहा है। गरज और बारिश के दौरान पेड़
के नीचे खड़े में ही रहने की सलाह दी गई है। किसानों से खेतों में नहीं जाने को कहा गया है। बिजली के खंभों से दूर रहें। 27 जून को झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश होगी। इनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। इसे देखते हुए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 जून को झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इनमें चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची के कुछ हिस्से, गुमला, सिमडेगा, खूंटी व पश्चिम सिंहभूम जिले शामिल हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जून को झारखंड के गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लातेहार स्थित कैदबाही निवासी कुंवरी मसोमात की बुधवार को वज्रपात से मौत हो गई। वो जंगल में बकरी चराने गई थी। वज्रपात से वो घायल हुई, लेकिन बाद में मौत हो गई। केंद्रीय कैबिनेट की झारखंड को बड़ी सौगात। झरिया संशोधित मास्टर प्लान के लिए 5,940 करोड़ मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड के धनबाद जिले के काफी पुराने मुद्दे पर अपनी स्वीकृति दे दी है। झरिया जमीन के अंदर कोयले में लगी आग के लिए संशोधित मास्टर प्लान को 5,940 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये मुद्दा काफी पुराना है। दिल्ली में आज बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें पारित प्रस्ताव की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। जमीन के अंदर कोयले में लगी आग के कारण झरिया शहर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से जल रहा है। आग प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए वर्ष 2009 में झरिया मास्टर प्लान बना था। अब 2025 में संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने झारखंड के झरिया में भूमिगत आग से निपटने और उससे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 5,940 करोड़ रुपए के संशोधित झरिया मास्टर प्लान जीएमपी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। संशोधित मास्टर प्लान में आग से प्रभावित क्षेत्रों से पुनर्वासित किए जा रहे परिवारों के लिए आजीविका सृजन पर जोर दिया गया है। इसके तहत कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पुनर्वासित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आय सृजन के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अगस्त 2009 में धनबाद जिले में आग, भूस्खलन और पुनर्वास से निपटने के लिए झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। इसकी कार्यान्वयन अवधि 10 वर्ष और कार्यान्वयन पूर्व अवधि 2 वर्ष रखी गई थी। पिछली मास्टर प्लान योजना वर्ष 2021 में खत्म हो गई थी। चेचिस और इंजन नंबर बदल करता था खरीद बिक्री। चोरी की 21 बाइक के साथ 5 गिरफ्तार। धनबाद पुलिस को बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की बाइक के चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलने के बाद फर्जी कागजात बनाकर बिक्री करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी की 21 बाइक पुलिस ने बरामद की हैं। बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। इन 5 में एक एक्सपर्ट मैकेनिक भी शामिल है जो बाइक की चेसिस और इंजन नंबर को पंचिंग के जरिए बदल देता था। गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्यों ने अपने कई साथियों के नाम के खुलासे पुलिस के समक्ष किए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बाइक चोर गिरोह में शामिल अन्य सदस्य भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। एसएसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न इलाकों से चोरी हुई बाइक को झरिया के एक गैरेज में चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलकर उसके कागजात बनाकर खरीद बिक्री करने की गुप्त सूचना मिली है। सूचना के बाद सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम के नेतृत्व में पुलिस की एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा कुल 5 स्थानों पर छापा मारा गया। इस दौरान चोरी की कुल 21 बाइक पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके साथ ही लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी शिवनंदन वर्मा को सुदामडीह थाना क्षेत्र के रिवर साइड से गिरफ्तार किया है। वो फिर से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया है। फरवरी महीने में सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहन बाजार मेन रोड पर एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें गिरफ्तार अपराधी शामिल था। पेशा पर हुई हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा क्यों नहीं अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और राजेश शंकर की अदालत में आज राज्य 1996 के पेशा अधिनियम को लागू करने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड में पेशा लागू नहीं होने को लेकर पंचायती राज सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अब क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि तय की है। यहां मालूम हो कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने 1996 के पेशा एक्ट को राज्य में लागू करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जुलाई 2024 में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 महीने के भीतर पेशा लागू करने का सरकार को निर्देश दिया था। पेशा अधिनियम लागू नहीं होने पर 19 मार्च को हुई सुनवाई में तत्कालीन पंचायती राज सचिव विनय कुमार चौबे ने कोर्ट से 8 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। 8 सप्ताह का समय बीत जाने के बाद आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया। कोर्ट ने पूछा कि अब सरकार कितना समय लेगी। सरकार बताई कि किस स्थिति से राज्य में पेशा नियमावली लागू हो जाएगी। सरकारी वकील द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर यह भी कहा कि क्यों नहीं अब अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। 60 लाख की चोरी के मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस की कार्रवाई। 3 पहाड़ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर चोरी के 97 मोबाइल के साथ एक युवक को धमधमिया रेलवे स्टेशन के सामने से गिरफ्तार किया है। युवक का नाम विक्रम कुमार है और वो 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के लालबन गांव का निवासी है। गिरफ्तारी की पुष्टि राजमहल डीएसपी विमलेश त्रिपाठी ने की है।
डीएसपी ने बताया कि जब्त चोरी के मोबाइल की कीमत लगभग 60 लाख से अधिक आंकी गई है। डीएसपी ने बताया कि साहिबगंज एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन पहाड़ थाना क्षेत्र का एक युवक भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल को बेचने की फिराक में है। ये जानकारी मिलते ही एसपी ने तत्काल युवक को पकड़ने के लिए राजमहल डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम में इंस्पेक्टर श्यामलाल हांसदा, प्रशिक्षु डीएसपी रूपक कुमार, तीन पहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार पांडे, तालझारी थाना प्रभारी नितेश पांडे, एसआई महेंद्र कुमार सहित थाना के बल शामिल थे। गुप्त सूचना पर पुलिस की विशेष टीम धमधमिया रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, जहां एक युवक बैग और झोला लेकर खड़ा था। संदेह होने पर पुलिस ने युवक के बैग और झोले की तलाशी ली, जिसमें चोरी के कई मोबाइल बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल युवक को गिरफ्तार कर लिया और थाना में लाकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में उक्त युवक कई गहरे राज का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही चोरी के मोबाइल बेचने और खरीदने वाले अन्य आरोपी भी पकड़े जाएंगे। 29 जून को जेपीएससी वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा को लेकर लागू रहेगा निषेधाज्ञा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से 29 जून 2025 को वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा वाले दिन सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा धारा 163 के तहत पाबंदी लागू रहेगी, जो 29 जून को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लागू रहेगा। यदि उम्मीदवार हैं तो सेंटर पर समय से पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड और वैध आईडी साथ रखें। परीक्षा के लिए जिन 50 केंद्रों को चुना गया है वो शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। सभी सेंटरों के चारों तरफ प्रशासन की सख्ती रहेगी। सिल्ली में घर में घुसे बाघ को लेकर प्रशासन ने लगाई निषेधाज्ञा। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड अंतर्गत मारदू गांव के कोचो पंचायत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक रॉयल बंगाल टाइगर अचानक ही ग्रामीण के घर में घुस गया। ये घटना पूरनचंद महतो के आवासीय परिसर की है, जहां बाघ घुसने के बाद खुद ही कमरे में लॉक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि जैसे ही बाघ की खबर फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल के आसपास जुटने लगे, जिससे रेस्क्यू कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी। जन सुरक्षा और रेस्क्यू टीम को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश मारदू गांव के कोचो पंचायत स्थित पूरनचंद महतो के घर से 200 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा। देवघर श्रावणी मेले में सुरक्षा समेत बिजली की रहेगी समुचित व्यवस्था। देवघर राजकीय श्रावणी मेले में सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, बिजली में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। इसके लिए झारखंड और बिहार स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुधवार को देवघर सर्किट हाउस में हुई। बैठक की शुरुआत देवघर डीसी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से की। श्रावणी मेले की सुरक्षित और सुगम संपन्न करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा की। बताया कि रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। ऐसे में कतारबद्ध सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगमतापूर्वक जलार्पण करने के लिए विभिन्न जगहों को चिन्हित करते हुए मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने और उनकी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए टेंट सिटी होल्डिंग पॉइंट्स का निर्माण कराया गया है, जहां उनके विश्राम के साथ साथ शौचालय, स्नानागार, पीने की पानी, स्वास्थ्य केंद्र, साफ सफाई आदि की व्यवस्था समुचित की गई है। संथाल परगना के आयुक्त लालचंद दाडेल ने कहा कि सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया मार्ग में पड़ने वाले सभी जिलों का प्रशासन आपसी समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। भागलपुर प्रमंडल की आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से सूचनाओं के आदान प्रदान, भीड़ नियंत्रण के लिए भागलपुर, बांका और मुंगेर के साथ आपसी समन्वय कर काम किया जाए। बैठक में दोनों राज्यों के संबंधित जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी पर तंज, दोनों नेताओं ने संथाल में की थी मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के संथाल में हुए इस मुलाकात को सियासी नाटक करार देते हुए दोनों नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा संथाल में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता उनकी रणनीति को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी का संथाल में बंद कमरे में मिलना क्या दर्शाता है। ये लोग संथाल की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। इरफान अंसारी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रघुवर दास ने आदिवासियों की जमीन को बंदूक के बल पर छीना और भाजपा कार्यालय बनाए। इसके अलावा आदिवासियों को उग्रवादी कहकर जेल में डाला गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्याएं हुई और अल्पसंख्यकों को आतंकवादी करार दिया गया। अंसारी ने मोमेंटम झारखंड के नाम पर धन की लूट और बर्बादी का भी आरोप लगाया। उन्होंने रघुवर दास को चुनौती देते हुए कहा वे छत्तीसगढ़ी हैं, जाकर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं।
साइबर अपराध के शिकार हुए लोगों को वापस मिलेंगे उनके पैसे, केस दर्ज नहीं कराने वालों को भी बड़ी राहत। झारखंड के उन हजारों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिन्हें साइबर अपराध का शिकार बनाकर उनके पैसे ठग लिए गए। राज्य में लोगों से साइबर अपराध के जरिए लूटे पैसे वापस होंगे। इसमें एक और राहत भरी खबर यह है कि अगर किसी मामले में पीड़ित द्वारा केस नहीं भी दर्ज कराया गया हो तब भी उन्हें पैसे पाने के लिए भटकना नहीं होगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर ऐसे सभी मामले में पीड़ित को तत्काल पैसे दिलाने की पहल डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुरू कर दी है। डीजीपी द्वारा सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज की ओर से डीजीपी को पत्र लिखा गया था। इसके अलावा जिलों के प्रधान न्यायायुक्त और झालसा को भी पत्र लिखा गया था। पत्र में उल्लेख था कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि साइबर अपराध के जरिए लूटे गए पैसे तत्काल पीड़ित को दिलाया जाए। अगर किसी मामले में पीड़ित ने केस दर्ज नहीं कराया हो तब भी पीड़ित को पैसे वापस दिलाने की कार्रवाई की जाए। बिना केस दर्ज के मामले में पैसे वापस लौटाने के लिए न्यायालय में कैसे आवेदन देना है, इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक फॉर्मेट तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। इसमें पीड़ित और उनके अकाउंट नंबर के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि पीड़ित द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 में शिकायत की गई थी और उनका पैसा बैंक अकाउंट में फ्रीज किया गया है तथा इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग, नगर विकास मंत्री ने केंद्र से मांगा सहयोग। झारखंड में शहरी विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कल पटना में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर रांची समेत झारखंड के प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए सहयोग की मांग की है। पत्र में मंत्री ने उल्लेख किया है कि झारखंड में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके अनुरूप शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की वर्तमान परिवहन व्यवस्था बढ़ती जनसंख्या और यातायात के दबाव को संभालने में असमर्थ साबित हो रही है। मंत्री ने केंद्र सरकार से झारखंड में शहरी स्थिरता और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विशेष सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र का सहयोग प्राप्त हो तो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं अधिक प्रभावशाली और व्यापक रूप से लागू की जा सकेंगी। मंत्री ने मेट्रो परियोजना को झारखंड के शहरी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने विशेष रूप से रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे प्रमुख शहरों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क की प्राथमिकता बन चुकी है। यह पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब केंद्र सरकार अविकसित राज्यों की अधोसंरचना योजनाओं को गति देने पर कार्य कर रही है। यदि झारखंड सरकार की यह मांग स्वीकार की जाती है तो राज्य में न केवल यातायात सुविधाओं में सुधार होगा बल्कि रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन हो सकेगा। आशा की जा रही है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे झारखंड के शहरी विकास को नई ऊंचाइयां मिल सकेंगी। चाईबासा में छात्र की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के आरटीसी स्कूल के छात्रावास के कमरे में एक छात्र सौरभ बिससे की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। छात्र के परिजन और स्थानीय लोगों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को दिन भर पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर बाजार को बंद रखा। शाम में लोगों ने मनोहरपुर में कैंडल मार्च निकालकर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की। कैंडल मार्च मनोहरपुर के संत अगस्तीन कॉलेज से निकलकर हाजरा दुर्गा पूजा स्थान तक गया। इस दौरान सभी लोग हाथों में जस्टिस फॉर सौरभ का पोस्ट बैनर लिए हुए चल रहे थे। कैंडल मार्च में जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव, विभुदेंद्र नारायण सिंह, संजीव गंटाइत, राजू सिंह, अजय कच्छप, सुमित नंदा, सुशीला टूपो, शिव प्रताप सिंहदेव, जिला परिषद आनंदपुर के विजय भेंगरा, अमित गंटाइत सहित थाना के बल शामिल थे। चक्रधरपुर में वज्रपात से युवती की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड की इटिहासा पंचायत में बुधवार की शाम वज्रपात से एक युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि करला गांव की राजमुनी सोय शाम को खेत गई हुई थी। इसी दौरान हल्की बारिश के बीच वज्रपात हो गया। खेत में मौजूद युवती वज्रपात के चपेट में आ गई। इसके बाद परिजन उसे लेकर चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत ने घोषित कर दिया। देर शाम हो जाने के कारण युवती का पोस्टमार्टम अनुमंडल अस्पताल में नहीं हो सका। घटना की सूचना पाकर इटिहासा पंचायत के ग्रामीण अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे। 26 जून से 5 दिनों तक संथाल में रहेंगे झारखंड कांग्रेस के दिग्गज, प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार। झारखंड की सियासत में संथाल परगना एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के संथाल में चौपाल लगाने और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दौरे के बाद अब झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 26 जून से 5 दिनों तक इस क्षेत्र में डेरा डालने जा रहे हैं। संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा ही नहीं बल्कि झामुमो की सहयोगी कांग्रेस भी इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सहित सभी प्रदेश स्तरीय नेता 26 से 30 जून तक संथाल में रहेंगे। इस दौरान देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला से पंचायत स्तर तक के पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठकें होंगी।
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 26 से 30 जून तक संथाल परगना में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने संथाल में डेरा डाला था, लेकिन जनता ने उनका असर देख लिया। चाहे रघुवर दास आए या बाबूलाल मरांडी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संथाल में महागठबंधन मजबूत है और रहेगा। कमलेश ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 26 जून को विमान से देवघर पहुंचेंगे और उसी दिन से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। रांची में ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 400 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी क्रम में डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची के अरगोड़ा इलाके से 400 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि अरगोड़ा इलाके में कुछ नशे के तस्कर किराए के मकान में रहकर मादक पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि होने के बाद सिटी एसपी के निर्देश पर हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा अरगोड़ा के अशोक कुंज स्थित कश्यप विहार में किराए के मकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मकान से दिनेश कुमार राम और शिवम कुमार को हिरासत में लिया गया। जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से 400 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने अपने 3 अन्य साथियों के नाम का भी खुलासा किया है। तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि नशे के तस्करों के खिलाफ नो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद की गई है। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर दिनेश का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। एसएसपी ने कहा कि राउरकेला में भी उसे मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की वजह से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रामगढ़ में लगातार बारिश के बाद बिजली आपूर्ति प्रभावित, विभाग ने जल्द हालात सामान्य होने का दिया आश्वासन। मॉनसून का आगमन होने और लगातार 4 दिनों से भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से नदी, तालाब, डैम और रिहायशी निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। भारी बारिश के कारण रामगढ़ में डीवीसी द्वारा बिजली की भारी कटौती की जा रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तेज बारिश की वजह से पिछले 5-6 दिनों में घंटों बिजली की कटौती की गई है, जिसके कारण व्यवसाय करने वालों के साथ साथ रिहायशी और ग्रामीण इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लगातार बारिश के कारण जिले में लगभग 50 से अधिक ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिसके कारण बिजली विभाग भी उन ट्रांसफार्मरों को ठीक करने में परेशान रहा। वहीं डीवीसी द्वारा तेनुघाट और मैथन में बिजली उत्पादन को सामान्य किया जा रहा है। रामगढ़ बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता देशराज ने बताया कि भारी बारिश के कारण दामोदर नदी उफान पर थी, जिसके कारण पावर कट करवाना पड़ा था। इसके साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश के कारण लाइन में डिफेक्ट हो गया था, जिसे अभी ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर लाइन चालू करने के लिए ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कराया गया है। अभियंता देशराज ने कहा कि डीवीसी लाइन खराब होने से भी बिजली सप्लाई प्रभावित हुई थी, लेकिन वर्तमान में बिजली सप्लाई को लेकर सुधार हो रहा है। माइंस कारोबारी के घर से 30 लाख नकद और 18 लाख के जेवर चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पलामू जिले के एक माइंस कारोबारी के घर 30 लाख रुपए नकद और 18 लाख के जेवरात की चोरी हुई है। घटना में शामिल चोरों की वीडियो एवं फोटो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खान कारोबारी गोविंद मेहता का घर मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी के इलाके में है, जबकि गोविंद मेहता का पैतृक घर नावा जयपुर थाना क्षेत्र के दीपौआ के इलाके में है। गोविंद मेहता बुधवार की सुबह किसी काम से अपने पैतृक गांव गए थे। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। दोपहर के 2 बजे के करीब जब बेटा स्कूल से वापस लौटकर आया तो उसने देखा कि घर की ग्रिल को नुकसान पहुंचाया गया है और अंदर के दरवाजे टूटे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोविंद मेहता मेदिनी नगर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर बक्से में रखे हुए नकदी एवं जेवरात चोरी हो गए हैं। गोविंद मेहता ने पूरे मामले में टाउन थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि चोरी की घटना हुई है और पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है तथा अन्य तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। मुख्य सचिव ने कहा, लीडरशिप लेकर डीसी पूरा कराएं जल जीवन मिशन की योजनाएं। सरकार स्पष्ट करे कि भारत में आदिवासी कौन है और जनजाति कौन है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद।
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कार्यालय में बुधवार को एक आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में परिषद के सभी पदाधिकारियों ने आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और आदिवासियों के प्रति सरकार के सौतेलेपन व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि पूरे विश्व, विशेषकर भारत में आदिवासी सबसे पहले निवासी रहे हैं। इस बात को बुद्धिजीवियों, मानवशास्त्रियों एवं इतिहासकारों ने भी स्वीकारा है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी माना है कि आदिवासी ही देश की धरती के प्रथम निवासी हैं। देश में प्राचीन काल में भी मुगल साम्राज्य से अंग्रेजी हुकूमत के समय में बोलचाल की भाषा में आदिवासी शब्द का उपयोग होता था। भारत की आजादी के बाद जब संविधान बना तब उसमें आदिवासी शब्द को विलोपित करते हुए उसकी जगह जनजाति शब्द लगा दिया गया। ये बड़ी विडंबना की बात है और आदिवासी समाज में इससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार ये स्पष्ट करे कि आदिवासी कौन है और जनजाति कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही आदिवासियों को खिचड़ी बनाकर रख दिया है। एक तरफ कुछ आदिवासी धर्म परिवर्तन करके विदेशी धर्म अपना लिए हैं और उनकी संस्कृति, परंपरा, मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन और खान पान को अपना चुके हैं। संविधान में आदिवासी शब्द की परिभाषित मूल तत्व को ही सरकार ने खत्म कर दिया है और दूसरे धर्म अपनाने वाले आदिवासी ही सरकार की योजनाओं का 90% फायदा उठा रहे हैं और मूल आदिवासी मूक बधिर बने हुए हैं। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर पीएम मोदी बोले, संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। देश में इमरजेंसी लगे आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तब देश में ऐसा तूफान उठा जिससे हर एक भारतीयों को जूझना पड़ा था। आपातकाल का वो काला अध्याय भी आज भी लोगों के जहन में बुरे सपने की तरह जिंदा है। इतिहास भी उस काले अध्याय को अपने पन्ने से कभी नहीं मिटा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उसके दंश को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया गया था और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लगता है जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। रांची विश्वविद्यालय में नामांकन की तारीख बढ़ी, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई। शैक्षणिक सत्र 2025-28 के लिए रांची विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। छात्रों की संख्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने चांसलर पोर्टल को 29 जुलाई 2025 के लिए फिर से खोलने का निर्णय लिया है ताकि जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आवेदन कर सकें। इस बार विश्वविद्यालय के पास कुल 70,000 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 43,000 से अधिक पर पहले ही आवेदन आ चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सीटों की भरपूर उपलब्धता है और योग्य छात्रों को दाखिले के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है। बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के छात्र भी बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर सुदेश कुमार साहू ने बताया कि चांसलर पोर्टल के माध्यम से दूसरे राज्यों से भी ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं और सभी का मूल्यांकन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और जल्द ही पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लोहरदगा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, लेवी वसूली के दौरान 2 उग्रवादी गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। लेवी वसूली के लिए आए संगठन से जुड़े 2 उग्रवादियों को कुड्बू थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोहरदगा के एसपी सादिक अनवर रिजवी ने अपने कार्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुड्डू थाना क्षेत्र के लवागाई में पुलिया निर्माण कार्य कर रहे संवाददाता से पीएलएफआई द्वारा लंबे समय से लेवी की मांग की जा रही थी। संगठन के सदस्यों द्वारा संवाददाता को लेवी नहीं देने पर जान से मारने और आगजनी की धमकी दी जा रही थी। हाल ही में निर्माण कार्य में लगे वाहनों को जलाने का प्रयास भी किया गया था। घटनास्थल पर पीएलएफआई के नाम से पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने रणनीति बनाकर नक्सलियों को जाल में फंसाया और लेवी की रकम लेने आए 2 उग्रवादियों को मौके पर ही 30,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए नक्सलियों की पहचान खुंटी जिले के घाघरा गांव निवासी निखिल मुंडा उर्फ पिंटू और सुनील संगा के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस अब संगठन के मास्टरमाइंड सहित अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। अनुबंध व आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित भुगतान करेगा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग अपने यहां अनुबंध व आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मियों और अन्य तरह के लंबित बिलों का नियमित तरीके से भुगतान करेगा। इस मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्त निदेशक ने कार्यालय आदेश निकालकर सभी जिलों के सिविल सर्जन को लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया। विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत प्रत्येक माह का 100% भुगतान अगले माह की 25 तारीख तक करने को कहा गया है। बिलों को जानबूझकर रोक के रखने पर संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
की। एनएचएम ने स्वास्थ्य योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों की वित्तीय समीक्षा के दौरान ये पाया कि जिला और प्रखंड स्तर पर कई तरह के भुगतान काम पूरा होने के बाद भी लंबे समय तक लंबित हैं। विभाग के निदेशक वित्त ने कहा कि इससे राज्य के साथ ही विभाग की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।